नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को। तो ऐसे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे हम जो आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके खर्चे, जॉब प्लस बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, इन सारे चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं, ऐसे न्यूज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ओयो रूम्स का आपने नाम सुना है, काफ़ी बड़ा यूनिकॉर्न है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स में से एक रहा है, मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में से एक रहा है। अभी आईपीओ लाने की बात चल रही है इस साल। तो ओयो के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो करीब $3.9 बिलियन का वैल्यूएशन गेन कर पाएँ। तो अर्ली इन्वेस्टर्स जो थे ओयो में, जैसे कि लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, ये सारे अभी और भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थे। ऑनेस्टली इसमें काफ़ी, अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये अभी बातचीत कर रहे हैं फैमिली ऑफिसेस से कि ये इस स्टार्टअप में अपने स्टेक को बेच पाएं और थोड़ा सा कैश बाहर निकाल पाएं। और यहाँ पे वैल्यूएशन की बात चल रही है, वो है $3.9 बिलियन। तो पीक एक्सपी पार्टनर्स एक दूसरे अर्ली इन्वेस्टर्स से, उन्होंने कहा कि वो भी अपना जो रिमेनिंग 3% स्टेक है वो बेचना चाहेंगे। यस, एंड ये होगा, इसका वैल्यूएशन होगा करीब करीब $80 to $90 मिलियन इन रिटर्न्स। तो यहाँ पे $1.4 बिलियन जो लाइट स्पीड एंड पीक एक्सवी जो है क्यूमुलेटिवली इन्होंने जो बनाया था 2019 में, जब इन्होंने फाउंडर रितेश अग्रवाल को ही स्टेक्स बेच दिए थे। तो मैं आपको बता दूं, कोविड से पहले रितेश ने आई थिंक लोन वगैरह लिया था मासायोशी सन से, जहाँ तक मुझे याद है, जो सॉफ्ट बैंक के चेयरमैन हैं, और उन्होंने अपने शेयर्स बाय किए थे ओयो में खुद। एंड जो लेटेस्ट सेल है यहाँ पे 60% से ज़्यादा का प्रीमियम होगा टू द 1457 करोड़ फंडिंग राउंड इन अगस्त 2024। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है ओयो इस टाइम पे, अभी रिसेंटली ही प्रॉफिटेबल हुई है। एंड ओयो का पीक वैल्यूएशन 2021 में था कितना, $9 बिलियन का। तो वहाँ से तो आधे से भी ये कम हो चुका है। $9 बिलियन, मतलब आप सोच रहे हैं करीब करीब 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन था एक टाइम पे। एंड इस टाइम पे अगर आप 60 भी नहीं, ज़्यादा का वैल्यूएशन था, एंड ऑलमोस्ट $75,000-80,000 का, सॉरी 1,000 करोड़ का। एंड इस टाइम पे आधे से भी कम हो गया, 3.6 अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो ऐसे ही होगा, करीब 30-35 हज़ार करोड़ रुपए। पीक एक्सवी ने $500 मिलियन कमाए हैं इस एग्जिट में ओयो से बिफोर द लेटेस्ट सेल। तो आप रेवेन्यू भी देख सकते हैं, 14,113 करोड़ का रेवेन्यू था, जहां नेट प्रॉफिट लॉस कितना था, 13,000। तो मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है यहाँ पे। अगर आप देखोगे रेवेन्यू 5,541 करोड़ है, एंड जो नेट प्रॉफिट लॉस है वो है 229.6 करोड़। आते हैं अगले आर्टिकल पे, रेल बजट के बारे में। रेल बजट यहाँ पे 20% का हाइक देख सकता है। इंडियन रेलवे को 15 से 20% का अगर आप देखो तो जंप मिल सकता है एक्सपेंडिचर के लिए। यहाँ पे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेलवेज के सेक्टर में। तो करीब करीब यहाँ पे 3 लाख करोड़ तक का यहाँ पे इनका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन हो सकता है रेलवे को अपग्रेड करने के लिए, रेलवे की टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। तो काफ़ी खुश होंगे मेरे ख्याल से ये रेलवे वाले जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो तो बड़े एक्साइटेड होंगे कि वाह, मज़ा आएगा इस बार बजट पे। तो जितने भी अगर आप देखेंगे रेलवे स्टेशन इनको अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्न ट्रेन्स करने के लिए, डीकंजेशन करने के लिए रेलवे नेटवर्क को। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट प्रेजेंट करेंगी 1 फरवरी को, एंड 20% यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी रेलवे बजट में। आते हैं अगले आर्टिकल पे। एक एडिटोरियल आर्टिकल है, इंटरेस्ट रेट फॉरेक्स कीप देम अपार्ट। इंडिया का जो ग्रोथ मोमेंटम है, राइटर का ये कहना है इस आर्टिकल में कि वो ईज हुआ है मटीरियली 2024 में, राइट। हमें कम होता हुआ, थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ दिखा है यहाँ पे, और प्लेंटी ऑफ रिस्क है 2025 में भी एंड बियॉन्ड। जैसे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 6.5 का यहाँ पे एवरेज रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड बिलो जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है 7.5% के। हाउएवर ये जो एस्टिमेट्स हैं ये दे आर सब्जेक्ट टू पोटेंशियल रिविजन्स, जहाँ पे CSO पब्लिश करता है अपडेटेड ग्रोथ फिगर्स फॉर पास्ट सेवरल क्वार्टर्स ऑन February 28 अलॉन्गसाइड प्रोविजनल ग्रोथ। तो अगर आप अक्टूबर दिसंबर जैसे क्वार्टर का देखेंगे तो FY24 में जो रियल जीडीपी ग्रोथ था रिकॉर्डेड था एट 8.2% ईयर ऑन ईयर, जहाँ पे सबड्यूड डिफ्लेटर भी था। एंड अगर आप देखेंगे 2024 ग्रोथ अगर रिवाइज हुआ और डाउनवर्ड हुआ तो इससे एक फेवरेबल बेस इफेक्ट भी आएगा। मतलब आप 40% ला रहे हो, ठीक है, और उससे आपके मार्क्स आ गए अगली बार एग्जाम में 60%, तो 50% ग्रोथ है। वैसे तो 60% अच्छे मार्क्स नहीं है, बट 50% ग्रोथ तो है ना। क्यों? क्योंकि बेस इफेक्ट है यहाँ पे फेवरेबल। बेस जो था आपका, ग्रोथ क्या था, बेस कहाँ से शुरू हुआ है, 40 से शुरू हुआ है। वैसे ही 90% जो ला रहा है वो 50% की ग्रोथ तो ला ही नहीं सकता,
राइट, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वो लेट्स से 10% भी ज़्यादा ला रहा है अगर, तो वो बहुत बढ़िया ग्रोथ माना जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन 50% हमेशा ज़्यादा दिखेगा कि यार 50% की ग्रोथ है, ये बंदा जो है सिर्फ 10% का ग्रोथ कर रहा है। ये नहीं देख, अगर आप ये नहीं देखते हो कि वो 90% से ला रहा है 99% रादर देन कि वो 40 से 60% लेकर के आ रहा है। तो जो स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट्स हैं असाइड, इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है यहाँ पे चैलेंजेस हैं एंड पॉलिसी एक्शन लेना पड़ेगा भाई, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि आप इसको मिटिगेट करो डाउनसाइड रिस्क को। जैसे कि अर्बन कंजम्पशन, यहाँ पे साइन ऑफ फटीग है, मतलब थकान हो गई है। जो कंजम्पशन है अर्बन एरियाज में, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन है ऑफ पेंटअप डिमांड, एंड जो रूरल कंजम्पशन है वहाँ पे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन अभी भी इनएडिक्वेट है अर्बन ड्रैग को ऑफसेट करने के लिए। मतलब शहरों में जो कंजम्पशन है वो बढ़ना चाहिए, यहाँ से काफ़ी थका हुआ कंजम्पशन का डेटा आ रहा है। जीएसटी कलेक्शंस दिसंबर में अगर आप देखोगे सिर्फ 7.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, जहाँ पे 4th कंसेक्यूटिव मंथ था ये सिंगल डिजिट ग्रोथ का। जीएसटी कलेक्शंस, यस, ये भी सिंगल डिजिट ग्रोथ का चौथा लगातार महीना था, जबकि इसके महीने अगर आप देखोगे डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दिसंबर का अगर आप देखोगे 56.4 है, 50 के ऊपर ही एक्सपैंडिंग है, खराब नहीं है, बट पहले से कम है, ये 59 पर था एक टाइम पे। कोर इंफ्रा प्रोडक्शन यहाँ पे 4.3% हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर आप देखेंगे जो 3.7% था नवंबर में, अक्टूबर में ये 5% के मार्क के बिलो ही था। तो जो लॉन्ग टर्म एवरेज चल रहा है ये उससे नीचे है, तो ये भी नहीं रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर रहना चाहिए। ब्लूमबर्ग का जो कंसेंसस है वो एस्टिमेट कर रहा है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने वाला है, स्लाइटली लोअर देन डॉइश बैंक प्रोजेक्शन 6.5% का एंड आरबीआई का प्रोजेक्शन ऑफ 6.6%। अलॉन्ग विद DB's एस्टिमेट ऑफ 6.5% ईयर ऑन ईयर। तो इन्फ्लेशन पे अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का जो फोरकास्ट है फॉर FY26 सीपीआई स्टैंड करता है एट 3.8%। ये इनका फोरकास्ट है। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडिया में हम लोग इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को सीपीआई से मेजर करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है। एंड कंपेयर करेंगे डॉइश बैंक के कंसेंसस एस्टिमेट से, ये है 4.3%। तो ये बैंक्स और जो एनालिस्ट हैं इनके एस्टिमेट्स में डिस्कस कर रहा हूं कि किसको कितना डेटा कौन प्रिडिक्ट कर रहा है, तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आरबीआई का फोरकास्ट क्या है देख लेते हैं, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे मेन बॉडी है। आरबीआई फोरकास्ट करिए कि इन्फ्लेशन जो है 3.7 का एवरेज रखेगा, 3.4% का एंड 3.5% का जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर एंड जनवरी, मार्च क्वार्टर्स। अगले साल की बात हो रही है, ये FY26 की बात हो रही है, मतलब 25-26 इस साल जो पूरा ईयर बाकी है। एड्रेस करेंगे अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस को, तो यहाँ पे बैलेंस मिक्स चाहिए होगा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस का। फिस्कल पॉलिसी एक्सपेक्टेड है कि वो कंसोलिडेशन पाथ पे रहेगी विथ जीओआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे रिड्यूस करेगा क्या? फिस्कल डिफिसिट को, मतलब खर्चे कम होंगे, इनकम को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और 4.5% पे लाया जाएगा हमारे फिस्कल डिफिसिट को, जो पहले बजटेड था 4.9% FY25 में। मीनवाइल मॉनेटरी पॉलिसी जो है यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इन्हें रखना होगा, क्योंकि लैग्ड इंपैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट चेंजेस का रियल इकोनॉमी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ब्याज दर को घटाना पड़ेगा भैया, अगर आपको इकोनॉमी को आगे बूस्ट करना है। लेकिन ब्याज दर अगर आज घटाओगे तो उसका इंपैक्ट आएगा 8-9 महीने बाद, 1 साल बाद। ऐसा नहीं कि आज आपने ब्याज दर घटा दी और इकोनॉमी बस चल पड़ी, नहीं, ये कोई चाबी नहीं है, यहाँ पे लैग होता है, राइट। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आप कोई एक पॉलिसी आज ले आओगे, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉलिसी आ जाए जिससे कल ही सब कुछ चेंज हो जाए पूरे देश में? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं राइटर कि लैग इफेक्ट रहेगा यहाँ पे। यूएस फेडरल रिजर्व ने ऑलरेडी करीब 100 बेसिस पॉइंट रेट कट कर दिया है 2024 में। आरबीआई के पास एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट कट का तो रूम है यहाँ पे। डॉइश बैंक फोरकास्ट कर रहा है कि इस साल 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट होगा। मतलब क्या है इस पूरे पैराग्राफ का? रेपो रेट कट करने की बात चल रही है, मतलब ब्याज दर, हमारे एजुकेशन, होम, कार, जितने भी लोन्स हैं और कंपनीज जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाखों करोड़ के जिनके लोन्स हैं, इनको तो आधे % से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भाई। 1 लाख करोड़ का जिस पे लोन है, आप ये सोचो कि आधा % उसके लिए कितना बड़ा अमाउंट है, राइट। तो यहाँ पे, और वो भी प्रॉफिट को वो पंप करता है, राइट। मतलब 5,000 करोड़ इज अ रियली बिग अमाउंट फॉर प्रॉफिट्स। तो आरबीआई के पास रूम है। 50 बेसिस पॉइंट्स क्या होता है? बेसिस पॉइंट्स बोल रहे हैं, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.5%, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.25%। तो फोरकास्ट प्राइवेट बैंक्स क्या कह रहे हैं कि आरबीआई इस बार 0.25% का रेट कट कर सकता है फरवरी 2025 में, और अप्रैल में आ सकता है 25 बेसिस पॉइंट का दूसरा। तो थोड़ा सा ग्रोथ सैक्रिफाइस जो हम कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए ये करना होगा।
हिस्टोरिकली आरबीआई क्या करता है, मैक्सिमम 11 मंथ वेट करता है बिटवीन द एंड ऑफ रेट हाइक साइकिल एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रेट कट साइकिल। लेकिन ये गैप जो है ये 2 साल का हो चुका है। 2 साल से आप देखिए कि हमारा ब्याज दर चेंज ही नहीं हुआ है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो इन एडिशन टू रेट कट्स अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी को ईज करना बड़ा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक सारे कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया लिक्विडिटी नहीं है। एक तो आप ब्याज दर नहीं घटा रहे हो, कम से कम लिक्विडिटी तो सही करो, लिक्विडिटी तो दो आप हमें। और क्या हो रहा है कि रुपए को सेव करने के चक्कर में आरबीआई ने रुपया मार्केट से काफी बाय किया है, एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से रुपए की लिक्विडिटी कम है। अगर आप देखेंगे डॉलर की लिक्विडिटी एक्चुअली काफी बढ़ गया है। तो आरबीआई का जो 50 बेसिस कट था सीआरआर में दिसंबर में, वो एक अच्छा मूव था, टाइमली मूव था एंड सफिशिएंट था 2025 के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप लिक्विडिटी ईजिंग करते हो, मेजर्स लेते हो, तो इसमें क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म मतलब ओवरऑल जैसे हमने कुछ मैं बताता हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने स्टडी किए थे अभी लास्ट टू लास्ट वीडियोस में, जहां तक मुझे याद है, जैसे कि वीआरआर ऑक्शंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फॉरेक्स स्वैप्स। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है बैंक्स में। डायरेक्ट बैंक में कितना लिक्विडिटी रहना चाहिए, तो यहाँ पे इन चीजों की जरूरत होगी कि आरबीआई लिक्विडिटी को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करे मार्केट में। रुपी जो है ये डिप्रिशिएट होगा टू 87 अगेंस्ट डॉलर, राइटर का ही कहना है, बाय मार्च 2026। तो यहाँ पे पोटेंशियल है अर्लियर डिक्लाइन का, हो सकता है पहले भी हो जाए, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस अगर बढ़ते हैं तो आरबीआई रिलैक्स करेगा अपने फॉरेक्स इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी को। वो उसने बोल भी दिया है कि वो अब ज्यादा इंटरवेन कर भी नहीं सकता। $100 बिलियन ऑलरेडी खर्च हो गए हैं रुपी को सपोर्ट करने में। सीएडी रिमेन्स मैनेजेबल एट बिलो 1.5% ऑफ जीडीपी। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखेंगे सीएडी, तो ये कितना है, 1.5% हमारे जीडीपी का। जो वॉलेटिलिटी है कैपिटल फ्लोस का, ये एग्जैसर्बेटेड है बाय स्ट्रेंथनिंग डॉलर इंडेक्स। अब यहाँ पे इसको परेशान क्या कर रहा है, डॉलर इंडेक्स, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है, डॉलर इतना तेजी से मजबूत हो रहा है कि ये परेशान कर रहा है, रिस्क पोज कर रहा है हमारे रुपी को। तो यहाँ पे भी प्रोएक्टिव पॉलिसी स्टैंड चाहिए होंगे। तो इंडिया एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे है एंड मैं बता रहा हूँ आपको कि ये डिसाइसिव और टाइमली पॉलिसी मेजर्स जो है रिवाइटलाइज कर सकते हैं हमारे ग्रोथ मोमेंटम को, वापस से विगर दे सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ही क्लेवरली मैनेज करनी होगी चीज़ों को, क्योंकि हमें भी पता है कि ऐसा नहीं कि आपने डेट ले लिया, ढेर सारा पैसा बूस्ट कर दिया, ये आप हमेशा नहीं कर सकते हो। तो हमें बहुत ही मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना होगा एंड हो सकता है कुछ जगह से हमें पैसे निकालने पड़े, कट करने पड़े एंड कहीं पे हमें एडिशनल थोड़ा सा लीनियंट रहना पड़े। जैसे कि अर्बन कंजम्पशन को ही बूस्ट करने के लिए आपको टैक्स ब्रेक्स देने पड़ेंगे, या तो कुछ तो करना पड़ेगा कि अर्बन एरियाज में आप रिवाइटलाइज कर सको कंजम्पशन को। LTTS Q3 net dips 4% to 322 crore on rupee impact। अब क्या हुआ, L&T एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक मिड कैप आईटी कंपनी है। अभी 2 दिन पहले मैंने HCL के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, उसमें मैंने बताया था कि HCL ने बेचारे ने 20 करोड़ से प्रॉफिट क्या मिस कर दिया, उसका शेयर 10% नीचे था। अब इसको देखिए आप, L&T का जो नेट प्रॉफिट है वो 4% नीचे है, ठीक है, कोई 20 करोड़ नहीं, सिर्फ मतलब 4% नीचे है और 322 करोड़ पे आ चुका है, ठीक है। एंड इस टाइम पे L&T का जो शेयर है ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज का 10% ऊपर है। यस, तो जो लोग रिजल्ट्स को बहुत ही प्लेनली समझते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स को आप बस देख लो कि ये रिजल्ट्स 4% नीचे आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है प्रॉफिट में, देखिए स्टॉक 10% ऊपर जा रहा है। HCL में रिजल्ट्स मतलब लिटरली आप अगर देखेंगे 20 करोड़ कुछ भी नहीं, अगर 4,700 की जगह 4,680 करोड़ आपका प्रॉफिट आ रहा है तो, बट स्टॉक 10% नीचे जा रहा है। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती है। ये नहीं कि एग्जिस्टिंग रिजल्ट कैसा है, इसमें मैटर करता है कि एस्टिमेट्स कैसे थे, इसमें मैटर करता है कि जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है मैनेजमेंट द्वारा वो कैसा है, ये मैटर करता है कि जो रिलेटिवली आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो अगेंस्ट योर कंपेटिटर्स। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, जब आप रिजल्ट्स को एनालाइज करो तो आपको देखना होता है एंड उसी के बेसिस पे स्टॉक मूव करता है। ये भी मैटर करता है कि आज क्या पोजीशंस बने हुए थे डेरिवेटिव्स में। अगर आप L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को देखते हैं या HCL को देखते हैं तो ये सारी चीजें मैटर करती है जब आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट को देख रहे होते हो। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद स्टॉक 10% नीचे क्यों गिर जाता है, रिजल्ट खराब आने के बावजूद स्टॉक 10% ऊपर क्यों बढ़ जाता है। तो ये वही चीज़ है कि कई लोग 10th में अगर या 12th में लेट्स से 50% लाते हैं तो उनको कार और गिफ्ट मिलता है, एंड अगर आप कई लोग 85-90% लाते हैं तो उनको पिटाई या ताने मिलते हैं। तो सबका जो स्टैंडर्ड है और बेंचमार्क है वो काफ़ी अलग है मेजर करने का। आरबीआई गेट्स इनटू लिक्विडिटी मैनेजमेंट। सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई ने प्रायोरिटाइज किया है इस टाइम पे क्या, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। लिक्विडिटी क्या हो गया, कैश को हम लोग बोलते हैं, कैश या तो कैश हो गया या चेक हो गया, कुछ भी जो तुरंत कन्वर्ट हो जाए कैश के फॉर्म में, वो होता है लिक्विडिटी बेसिकली, ठीक है। तो लिक्विडिटी होने का मतलब कैश होना। तो
आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में क्या डाल रहा है, कैश डाल रहा है, और ये क्या कर रहा है, डेली वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस कर रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जहां पे डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप्स भी होंगे वेंसडे को, एंड यहाँ पे ये रिस्ट्रेन करना चाहता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को, जो हो सकता है डिसलोकेट करें इंडिया के मॉनेटरी मार्केट मनी मार्केट्स को। तो जो फर्स्ट वीआरआर ऑक्शन है ये 50,000 करोड़ का होगा, एंड आरबीआई यहाँ पे फर्दर ऑक्शन करेगा बेस्ड ऑन कंडीशंस दैट डे, जो भी कंडीशंस होते हैं। और ये जो मूव है वीआरआर ऑपरेशंस के, ये तब आ रहा है जब एवरेज लिक्विडिटी जो है यहाँ पे 1 लाख करोड़ का डेफिसिट चल रहा है यहाँ पे लगातार 2 हफ्ते से। तो बैंक्स कह रहे हैं कि भाई हमें चाहिए कैश लिक्विडिटी। तो इसी तरीके से वीआरआर ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी को थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करेगा, कैश को पंप करने की कोशिश करेगा बैंक्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली वीआरआर के थ्रू आरबीआई से पैसा किसके पास जाएगा, बैंक्स के पास। इंडियाज इनकॉर्पोरेशन फॉरेन बोरोइंग्स डाउन 20.2% इन 2024 एज रुपी स्लिप्स। इंडियन कंपनीज की जो फॉरेन बोरोइंग्स है, मतलब एक्सटर्नल डेट हम लोग बोलते हैं, जो बाहर विदेशों से हमने लोन लिया है, वो अब 20% नीचे आ चुका है, $23.233 बिलियन पे आ चुका है, जो पहले $29.22 बिलियन था। और रीजन क्या है, इंडियन रुपी। अब सोचो कि आपने मेरे से उधार लिया, मैं यूएस में रहता हूं, आपने $1 लाख का उधार लिया है, ठीक है, आपको कितने मिलेंगे, 80 शुरुआत में, साल की शुरुआत में 84 लाख रुपीज होता है, लेकिन आपको ब्याज तो देना ही है, लेकिन साथ में देखा कि रुपया 84 से 87 आ गया, तो मतलब ₹4 आपको पर जो आपने डॉलर लिया है उसमें और एडिशनली पे करना होगा, राइट। तो अब जो 84 लाख रुपीज आपने मेरे से लिया था, अब ऑलरेडी आप मुझे 87 लाख रुपये वो करते हो, क्योंकि रुपया 87 पे आ गया। तो कितना रिस्क है यहाँ पे फॉरेन करेंसी का। तो कंपनीज भी बेवकूफ नहीं है, इसको वो हेज करती हैं अगर बड़ा अमाउंट है, लेकिन इंडियन रुपी क्योंकि स्लाइड कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो एनालिस्ट फोरकास्ट कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है ये कंटिन्यू करेगा स्केलिंग बैक ओवरसीज डेट एज रीपेमेंट कॉस्ट एंड फॉरवर्ड प्राइसेस क्लाइम। तो क्योंकि ये बड़ा रिस्क है, रुपया लगातार डिक्लाइन हो रहा है, तो ये और लोन तो नहीं लेगा और उल्टा और चुकाएगा। जो डिक्लाइन था लास्ट कैलेंडर ईयर, यहाँ पे मेजर अपटिक आया था 2023 में, जब फॉरेन लोन्स डबल से भी ज्यादा हो गए थे, 14.38 बिलियन से ये करीब 29.22 हो गए थे, एंड शार्पेस्ट स्पाइक था, ये सबसे बड़ा स्पाइक था इन ओवर अ डेकेड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा इंडियन फर्म्स जो है विदाउट कोई नेचुरल हेज फॉरेन लोन्स लेने वाले हैं इस बार, एंड यहाँ पे प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि रुपया ऑलरेडी ऐसे गिरता रहा, तो आपके लोन का इंटरेस्ट छोड़ो, आपका लोन जो आपने लिया है वही बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। यूएस इन्फ्लेशन टेक्स अप टू 2.9% इन दिसंबर। यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा है। अब देखिए ये दो ऐसी चीजें हैं ना, इंडिया और यूएस के लिए मैं कहूंगा इन्फ्लेशन, दोनों कंट्रीज के लिए एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को अभी पूरा टर्न अराउंड कर सकती है। अगर अभी यूएस में 4% इन्फ्लेशन आ जाता है और इंडिया में 7% आ जाता है, तो समझिए कि हम 2 साल पीछे चले जाएंगे, मार्केट्स भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे, एंड हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत क्लोजली वॉच करना है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लेशन हो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो, या फिर इंडिया का इन्फ्लेशन हो, क्योंकि इसी से सारी आगे की चीज़ें हमारी चेंज होने वाली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है शॉर्ट टर्म में। हर बार ना अगर आप देखो तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बड़े रेलेवेंट बन जाते हैं। जैसे इस टाइम पे डॉलर बड़ा रेलेवेंट बना हुआ है, इस टाइम पे सीपीआई बड़ा रेलेवेंट बना हुआ है, कई बार कुछ और डेटा होता है वो रेलेवेंट बन जाता है, उसी की बेसिस पे सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही होती है उसके अराउंड। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा रहा दिसंबर के लिए, क्योंकि एनर्जी गुड्स थोड़े महंगे रहे। यहाँ पे स्टिल एलिवेटेड इन्फ्लेशन है, जैसा कि फेडरल रिजर्व ने कहा था, कॉमेंट्री जो उन्होंने दी थी काइंड ऑफ अलाइन करता है उनके व्यू से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.4% बढ़ा है लास्ट मंथ, जब ये इससे पहले 0.3% बढ़ा था। अगर आप 12 मंथ्स में देखेंगे तो सीपीआई 2.9% आ चुका है आफ्टर इंक्रीजिंग 2.7% इन नवंबर। इकोनॉमिस्ट का जो पोल था, रॉयटर्स ने फोरकास्ट किया था कि सीपीआई 0.3% गेन करेगा एंड 2.9% रहेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करेगा ये ओवरऑल। तो जो प्रोग्रेस है, जो इन्फ्लेशन को यूएस सेंट्रल बैंक के 2% टारगेट तक ला सकता था, वो कहीं ना कहीं अब रुक चुका है वो प्रोग्रेस, क्योंकि वहां पे टारगेट क्या है इन्फ्लेशन का, 2%। इंडिया में टारगेट कितना है ये आप बताओगे। मेरा आज का सवाल है आपसे कि इंडिया में आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है? यूएस में है 2%। जो रेजिलेंट इकोनॉमी है और जो थ्रेट है ऑफ ब्रॉड टैरिफ्स, अब डर ये लग रहा है ना सबको कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बाहर से आने वाले गुड्स पे टैरिफ लगा दिया 40% तो हर चीज 40% महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी अनसर्टेनिटी है इन्फ्लेशन के डेटा को लेकर के, और वो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि वो ऐसा कर भी देंगे, राइट। तो अगर आप एक्सक्लूड करोगे वॉलेटाइल फूड और एनर्जी कंपोनेंट्स को, तो सीपीआई वहां पे भी सिर्फ 0.2% ही बढ़ा है दिसंबर में, और जो कोर सीपीआई है वो राइज हुआ है 0.3% फॉर 4 स्ट्रेट मंथ्स। पिछले 12 महीनों में अगर आप देखोगे तो कोर सीपीआई बढ़ा है 3.2% आफ्टर क्लाइंबिंग 3.3% इन नवंबर। तो यहाँ वहां भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डेटा।
आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है, प्रोसेसिंग पावर, जीपीयू रेस्ट्रिक्शन की कल हमने कवरेज की थी। यूएस ने कहा है कि वो जितने भी जीपीयूज हैं, बेसिकली ये एडवांस कंप्यूटर चिप्स हैं जो एनवीडिया बनाता है, टीएसएमसी बनाता है, ये कह रहे हैं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं जहां इनका एक्सपोर्ट, जो एडवांस चिप्स है ना, उनका एक्सपोर्ट हम नहीं होने देंगे। ये टेक्नोलॉजी हम नहीं चाहते किसी और के पास है, और स्पेसिफिकली हमारे राइवल्स के पास, जैसे कि रशिया एंड चाइना। तो इस प्रपोजल में रफली 20 यूएस अलाइज और पार्टनर्स होंगे, ठीक है, जो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं फेस करेंगे इन चिप्स को एक्सेस करने में। लेकिन जो दूसरी कंट्री है उनके ऊपर कैप होगा कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो। इंडिया वो 120 ऑड कंट्रीज में से है जिनका जो इंपोर्ट्स हाई एंड जीपीयूज का वो कर्टेल होगा अगर ये प्रपोजल सही में पास हो गया तो। एंड यहाँ पे ये यूएस की प्राइमेसी को मेंटेन करना चाहते हैं, लीड को एआई डेवलपमेंट में। ये चाहते हैं कि हम ही लीडर रहें, जहां पे स्ट्रॉन्ग फोकस कर रहे हैं कि चाइना को प्रिवेंट किया जाए, अमेरिका को ये कहीं पीछे ना छोड़ दे टेक्नोलॉजिकली इन टर्म्स ऑफ एआई, इन टर्म्स ऑफ एडवांस चिप्स। जैसे कि क्लोज अलाइज हैं इजराइल और सेवरल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स जो हैं, उन पे भी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं। तो प्रपोजल को एक बाईपार्टिसन सपोर्ट यहाँ लेना होगा। इनकमिंग डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, हो सकता है वो इसके साथ ना जाए, एंड इसमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है, जिसे असेस करना बड़ा मुश्किल है। तो जो की चिप्स हैं जो डिजाइन करती है यूएस कंपनीज जैसे कि एनवीडिया, एएमडी, ये फैब्रिकेट अब्रॉड ही होती हैं, और जो रॉ मटेरियल इनपुट्स हैं वो भी दूसरे नेशन से आते हैं जो इस फेवर्ड लिस्ट में नहीं है, जैसे कि चाइना। बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है यहाँ पे। इन एडिशन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी हैं चिप डिजाइन के और डेटा सेंटर्स के, वो उन नेशंस में लोकेटेड हैं, जैसे कि इंडिया, जहां पे इंपोर्ट कर्व्स होगा तो ये भी जरूर रिटालिएट करेंगे, यहाँ पे रिटालिएशन देखी जाएगी। तो अगर आप नेविगेट करना चाहेंगे जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, इससे प्रपोज फ्रेमवर्क जो है वो थोड़ा मॉडरेट किया जाए या स्क्रैप हो सकता है कि कर दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो देखो यही होता है, कितनी अनसर्टेनिटी होती है जब पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं, पावर में दूसरी पार्टी आती है, ये जाने से पहले क्या क्या नए रूल्स ला रहे हैं, हो सकता है वो इस रूल को कैंसिल कर दें। तो जितनी भी कंपनीज है इस टाइम पे वो एक पैर पे खड़ी होंगी कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, तुरंत से बैन होके अनबैन भी हो जाएगा, राइट। तो आप जब मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको इतनी अनसर्टेनिटी में बड़ा, मतलब मुझे लगता है डिसीजन लेना कभी भी आसान नहीं होता होगा, बिकॉज आप नहीं एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या सही है डिसीजन, क्या गलत है, क्या अभी हमें करना चाहिए। तो इन जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस को नेविगेट करना होगा, और इससे प्रपोज फ्रेमवर्क जो है वो थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, जैसा हमने देखा। और अगर ये स्क्रैप नहीं हुआ, लेट्स से ट्रंप ने इसे स्क्रैप नहीं भी किया, तो इसे हो सकता है कि इंडिया का जो एम्बिशियस प्लान है कि लार्ज एआई कैपेसिटीज बढ़ाए, ये यहाँ पे हर्ट होगा, ये डेंट करेगा हमारे एम्बिशंस को। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपेंड करता है कि इंपोर्ट्स ऑफ हार्डवेयर क्या रहने वाला है, और जो जीपीयूज हैं टू बिल्ड इन कंप्यूटर कैपेसिटी। लॉन्ग रन में पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं, होप कर रहे हैं कि जो इंसेंटिव्स हैं वो इंकरेज करेंगे ग्रोथ ऑफ लोकल इंडस्ट्री। इंडिया में आप जैसे जानते हो कि गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम्स लाई हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यस, इंडिया में हम सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, और इसके लिए हम लोग प्रॉपर सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। इंडिया में हमने पीएलआई स्कीम भी लेकर आए हैं, उसके लिए हम सब्सिडाइज भी करने को तैयार हैं। तो हमारे पास अभी कोई फैब्रिकेशन कैपेसिटी है ही नहीं पूरे कंट्री में एज ऑफ नाउ, एंड अनलाइकली होगी नियर टर्म में एट द हाई एंड जो टारगेटेड है इस प्रपोजल द्वारा, क्योंकि सालों नहीं दशकों लगते हैं ऐसे कैपेबिलिटीज को बनाने में, एंड जो स्केल रिक्वायर्ड होता है वो भी इनॉर्मस इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इसमें, और बहुत ही कम ट्रांसनेशनल प्लेयर्स हैं जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है कि कैसे बनाया जाए फैब्स को एट अ स्केल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्यूज थोड़े ड्रॉप हो रहे हैं, सो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, एंड आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये पसंद आता है ये चैनल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।